मृदा या मिट्टी। आगे हम देखते हैं मृदा या मिट्टी। आप सभी सामान्य बात करते हैं, सामान्य बोल चाल में हम देखें तो जब हम भूमि संसाधन करते हैं, जब हम भूमि संसाधन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जब हम मिट्टी भूमि संसाधन का अध्ययन करते हैं तो भूमि संसाधन का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मृदा का बात कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे होते हैं। मृदा सामान्य अर्थ में मृदा का अर्थ होता है, सामान्य अर्थों में मृदा का अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह या पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें वनस्पतियां उगती है तो उसको हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। अब मिट्टी का निर्माण में चट्टानों के विखंडन से होता है। मिट्टी का निर्माण कालांतर में चट्टानों के विखंडन से होता है और चट्टानों के विखंडन में मुख्य से जलवायु है, ये मुख्य से भूमिका निभाती है। मिट्टी के विखंडन में जलवायु, तापमान, वर्षा ये मुख्य से मिट्टी के विखंडन में सहायक होती है। अब हम देखते हैं मिट्टी जब विखंडित होती है तो ये बारीक कण होती है, लेकिन इसमें जीव जंतु है या पेड़ पौधे के अंश सम्मिलित नहीं होती। जैसे मिट्टी बारीक हो जाती है तो उसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष है अंश भी उसमें मिल जाती है और मिलने से क्या होती है, इसमें मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में आ जाती है। जैसे मिट्टी के कण विखंडित होती है तो मिट्टी के जो कण होते हैं वे जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंश वे उसमें शामिल हो जाती है और शामिल होने के कारण उस मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के कारण अब इसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगाई जाती है और पेड़ पौधे का जीव जंतुओं से चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इससे उनको भोजन की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं मिट्टी का यदि हम उपयोग देखें तो मिट्टी का जो उपयोग है वे मुख्य रूप से हम देखते हैं आज जो अधिक मात्रा में मूर्ति बनाने के लिए ईंट निर्माण की जाती है, ईंट बनाए जाते हैं, खिलौना बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो खिलौना के साथ साथ इसमें अधिक मात्रा में इसका उपयोग ग्रामीण भारत में जो दीवारें होती है, मकान बनाई जाती है, उनकी जो दीवारें होती है वे मिट्टी की बनी होती है। इसके साथ साथ जो मिट्टी की दीवारें होती हैं उनको पोतने के लिए, लिपाई पुताई करने के लिए भी मिट्टी का उपयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं, आप सबको मालूम है कि आप कहीं देखे होंगे मकान बनाना है या कुआं खोदना है, इसके लिए भूमि को खोदी जाती है। नींव डालना है, भूमि को खोदा जाता है, या कुआं खोदना है या ट्यूबवेल खोदना है तो इसमें भूमि को खोदी जाती है। और ये जो भूमि के आंतरिक भाग में यदि देखें मिट्टी की जो परतें होती है, इसी को हम मिट्टी की परतें कहते हैं। कई परतों में दिखाई देती है, मिट्टी में कई परतों में दिखाई देती है और इसी को हम परतें कहते हैं। अब जो मिट्टी में जो परत होती है, क्षैतिज परत, इसको हम मृदा परिच्छेदिका या मृदा की या मिट्टी की परतें कहते हैं। भूमि की जो क्षैतिज परत होती है या मिट्टी की जो क्षैतिज परत होती है, इनको हम मृदा परिच्छेदिका या मृदा की परतें कहते हैं। और जो मिट्टी की जो परतें होती हैं वे मुख्य से तीन भाग हैं। पहला जैविक परत, दूसरा खनिज परत और तीसरा आधारिक परत। तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैविक परत। जैविक परत सबसे ऊपरी परत होती है। जैविक परत होती में सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे मैं चित्र बनाया इधर, उस चित्र को भी ध्यान देना है। जैविक परत होती है, ऊपरी परत होती है, इसमें O और A दोनों परत शामिल होती है।
जो ओ परत होती है इसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके अंश अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। जैविक परत में क्या होते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अंश अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसी अंश को हम ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में यदि जीव जंतु या पेड़ पौधों के अंश मिल जाती है तो इसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती है या पोषक तत्व प्राप्त हो जाती है मिट्टी को, इसी को हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। अब हम जैसे जैविक परत देखते हैं तो जैविक परत में जो पेड़ पौधे मतलब कृषि कार्य की जाती है। जैविक परत में कृषि कार्य की जाती है, तो कृषि कार्य तो करते हैं, इसके साथ साथ इसमें जो कृषि कार्य की जाती है, पेड़ पौधे लगाई जाती है, उसकी जो जड़ें होती है जैविक परत में जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है जैविक परत में ही होती है और जिसकी जड़ें छोटी होती है उनकी जड़ें जैविक परत तक ही शामिल होती है और लेकिन जिसकी यदि जड़ें काफ़ी बड़ी होती है वो खनिज परत तक भी आ जाती है। जैविक परत में कृषि कार्य अधिक मात्रा में किए जाते हैं। अब जैविक परत में यदि हम कृषि कार्य करते हैं तो इसमें अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों को उपयोग करने से मिट्टी प्रदूषित होती है। कीटनाशक यदि हम दवाइयों को उपयोग करते हैं तो मिट्टी प्रदूषित होती है, इसीलिए कहा जाता है जैविक परत में कीटनाशकों के प्रयोग से जैविक परत में कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक प्रदूषित होती है, इसका प्रदर्शन अधिक होता है। यह कीटनाशकों का जो प्रभाव होता है वे जैविक परत पर अधिक पड़ता है। अब दूसरा है खनिज परत। खनिज परत जैविक परत और आधारित परत के बीच की परत होती है। खनिज परत में जैविक परत और आधारित परत दोनों की बीच की परत होती है। इसके कण जो होते हैं मोटा होते हैं। खनिज परत की जो कण होते हैं वे मोटा होते हैं। इसमें ये होता है कि जो पेड़ पौधों की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो तो जैविक परत तक ही दिखाई देती है, लेकिन यदि जिन पौधों की या पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वे खनिज परत तक भी दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं आम के वृक्ष की जो जड़ें होती है वे काफी लंबी होती है, तो उनकी जो जड़ें हैं जैविक परत को पार करके खनिज परत तक भी चली जाती है, पहुंच जाती है। लेकिन इनकी जो जड़ें होती है वे सिर्फ जैविक परत तक ही होती है। जैसे टमाटर है, टमाटर की जो पौधे की जड़ें होती है छोटी होती है, तो वह जैविक परत तक ही होती है। और तीसरा है आधारित परत। आधारित परत सबसे निचली परत होती है। आधारित परत होती है सबसे निचली परत होती है। आधारित परत में मुख्य रूप से यदि हम देखें तो आधारित परत में इसको सी और आर के द्वारा दिखाया जाता है। सी आधारित परत होती है और इसी को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं भारत में मृदा का वितरण, मिट्टी का वितरण। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसमें से हमको सिर्फ भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा है काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। और तीसरा है लाल पीली मिट्टी। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी और छठवा है पर्वतीय मिट्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन इसी उपजाऊ शक्ति के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया। एक खादर, दूसरा है बांगर। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जो काफी उपजाऊ होती है,
जिसमें नदियां में प्रतिवर्ष अपने साथ बहा कर लाए गए अवसाद है, मिट्टियाँ इनको जमा करती जाती हैं, जिसके कारण खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नवीनीकरण होता है। हर साल नदियां हैं अपने साथ मिट्टी के कण को बहा कर लाती है, और बहा कर लाने के कारण ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। खाद वाली मिट्टी, खादर मतलब खाद वाली मिट्टी। बांगर मिट्टी क्या होती है? ये भी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, लेकिन इसमें नदियां में प्रतिवर्ष अपने साथ मिट्टी को, अवसाद को बहाकर नहीं लाती, इसलिए मिट्टी में नवीनीकरण नहीं होता है, इसलिए बांगर मिट्टी, बांगर मतलब अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है। अब यदि हम देखें जलोढ़ मिट्टी की विशेषता यदि देखा जाए, आपके पुस्तक में नहीं दिया है लेकिन आपको समझना ही। जलोढ़ मिट्टी की यदि हम विशेषता देखें तो जलोढ़ मिट्टी की पहली विशेषता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी विशाल जनसंख्या खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। हमारे भारत देश की विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न की आपूर्ति जलोढ़ मिट्टी से ही होती है। तीसरा हो गया। चौथा है जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में फास्फोरिक अम्ल, पोटास अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये इनकी विशेषता है। इसके बाद दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। काली मिट्टी का जो रंग होता है वह काला होता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए काली मिट्टी कहते हैं। अब काली मिट्टी का जो निर्माण है ज्वालामुखी के लावा द्वारा निश्चित, ज्वालामुखी के द्वारा निश्चित जो लावा है तप्त लावा मैग्मा, इसके जमाव से काली मिट्टी का निर्माण है। काली मिट्टी में पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वे सड़ गल करती है, ह्यूमस प्रदान करती है, और ह्यूमस प्रदान करने का इसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं काली मिट्टी काफी भुरभुरी होती है। काली मिट्टी हमें काफी भुरभुरी होती है। ये पानी को अवशोषित कर लेती है, अधिक मात्रा में पानी अवशोषित करती है। जैसे हम देखते हैं डबल रोटी है, डबल रोटी में पानी को अवशोषित कर लेती है, उसी प्रकार काली मिट्टी भी अधिक मात्रा में पानी को अवशोषित कर लेती है। इसमें पानी को अवशोषित करने की, जल को अवशोषित करने की इसमें अधिक मात्रा में क्षमता होती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से यदि हम देखें तो हमारे भारत देश के महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में कपास उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी में अधिक मात्रा में कपास उत्पादन किया जाता है। इस बीज को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में अधिक मात्रा में कपास उत्पादन किया जाता है, इस बीज को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यदि इसको हम देखें काली मिट्टी की विशेषता, तो पहला है आप विशेषता बता सकते हो काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा के जमाव से। काली मिट्टी का निर्माण है ज्वालामुखी के लावा के द्वारा हुआ है या ज्वालामुखी से हुआ है। दूसरा है काली मिट्टी में पानी अवशोषित करने की, काली मिट्टी में जल को या पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी काफी बारीक होती है, और बारीक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी की तीसरी विशेषता है काली मिट्टी काफी बारीक होती है, और बारीक होने के कारण इसमें ग्रीष्म ऋतु में दरारें पड़ जाती है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, वहाँ ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे तो बड़े बड़े दरार या गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है काली मिट्टी है चिपचिपी भी होती है, और चिपचिपी होने के कारण जैसे मिट्टी सूखती है तो आपस में
जम जाते हैं, और बीच बीच में जो दरारें आप देखे होंगे, उसी को हम कहते हैं काली मिट्टी काफी बारीक होती है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में दरारें पड़ जाती है। और चौथी विशेषता है काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसको हम काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, इनका जो रंग होता है वे लाल पीला दिखाई देता है। इसमें ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाल पीली मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और ये जो मिट्टी होती है कई अभाव में दिखाई देती है। जैसे लोहा में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगने से जो कलर दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, उसी प्रकार की लाल पीली मिट्टी भी दिखाई देती है। इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल पीली मिट्टी दिखाई देती है। जो लाल पीली मिट्टी होती है, इसमें अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, और ये हमारे भारत देश में उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन भागों में लाल पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जहाँ वर्षा अधिक होती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है, जहाँ उच्च तापमान और वर्षा अधिक होती है, उन भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी खास करके तटीय भागों में पाई जाती है, क्योंकि तटीय भागों में तीव्र निक्षालन की क्रियाएं होती है। तीव्र निक्षालन मतलब जैसे तेज वर्षा होती है या अधिक वर्षा होती है, तो मिट्टी वे बह करके चली जाती है, सिर्फ कंकड़ पत्थर ही दिखाई देती है। इसलिए इसको कहते हैं लेटेराइट मिट्टियाँ। निक्षालन प्रक्रिया के कारण मिट्टी पूरी तरह से बहकर चली जाती है, सिर्फ दिखाई देता है आपको कंकड़ दिखाई देता है। लेकिन इस मिट्टी में अधिक मात्रा में यदि हम देखें तो उपजाऊ नहीं होती है। जो लेटेराइट मिट्टी में अधिक उपजाऊ नहीं होती है, इसके जो कण होते हैं मोटे होते हैं। लेटेराइट मिट्टी के कण मोटे होते हैं, ये अनुपजाऊ होती है। इसमें मुख्य रूप से फसल उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं होता है, मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी को शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। मरुस्थली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी या मरु शुष्क मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये उन भागों में पाई जाती है जहाँ वर्षा कम होती है। और हमारे भारत देश में यदि हम देखें तो राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है। उन भागों में मरुस्थली मिट्टी में या शुष्क मिट्टी में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जा रहा है। लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ मरुस्थली मिट्टी में मुख्य से मोटे अनाजों का उत्पादन किए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा है, मक्का है, इसका उत्पादन की जाती है। मरुद्यान आप सुने होंगे, मरुस्थली मिट्टी में मरुद्यान पाई जाती है। मरुद्यान का मतलब है जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है, पानी की व्यवस्था होती है, उन भागों में कृषि कार्य किए जाते हैं, फसलें उत्पादित की जाती है, उसी को हम मरुद्यान के नाम से जानते हैं। पर्वतीय मिट्टी, ये पर्वतीय भागों में पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, ये निर्माणाधीन है, इसका निर्माण हो रहा है, ये पूरी तरह से इसका निर्माण नहीं हो पाई है, ये पर्वतीय भागों में पाई जाती है। और इस प्रकार की मिट्टी यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर वाला भाग, इन भागों में पर्वतीय मिट्टी अधिक पाई जाती है। इस प्रकार ये हो गया मिट्टी के प्रकार। आपको एक चित्र बनाना है कॉपी में। जब आपको प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से भेजा जाएगा, उस समय चित्र का आपको बनाना है, जहाँ मिट्टी की परतें या मृदा परिक्षित का क्वेश्चन आएगा, वहाँ इस चित्र का आपको बनाना है। पहले क्वेश्चन आता था जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का अंतर, अब तो नहीं आता है, पहले आता था। और इसमें काली मिट्टी की विशेषताएं भी पूछा जाता था। आप सबको याद करना है काली मिट्टी की विशेषताएं, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। यदि क्वेश्चन आ गया परीक्षा में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए, तो दोनों की विशेषता के आधार पर आप अंतर बता सकते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है, काली मिट्टी के निर्माण ज्वालामुखी के लावा के जमाव से होता है। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाई जाती है। काली मिट्टी में उसकी तुलना में, जलोढ़ मिट्टी की तुलना में पोषक तत्व की मात्रा
कम होती है। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। जलोढ़ मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये हो गया अंतर। और अंतर बताना चाहे, जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में चावल गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन काली मिट्टी अधिक मात्रा में कपास की खेती अधिक होती है। ये 4 अंतर है, आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना है।